मेहनती सास की आलसी बहू। उर्मिला का 3 साल का बेटा राघव था, जिसे घुमाने के लिए वो अपने पति के साथ मेले में आई थी। दिन भर तीनों मेले में खूब मजे करते हैं। फिर शाम को लौटते वक्त उर्मिला कहती है, अजी बड़े दिनों बाद आप हम दोनों को यहाँ घुमाने लाए हैं। हमारे लिए आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अपने परिवार के साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे को देखो, नटखट हो गया है, लात ही मारता रहता है गोद में आकर भी, गंदा बच्चा। अजी मेरे लाल को कुछ भी मत कहिए। ऐसा करो, तुम राघव को गोद में ले लो और मैं जरा सामने वाले रोड से आता हूँ। एक्चुअली कुछ पैसे खुले करवाने हैं और उसका उधार भी देना है। ठीक है जी, जल्दी आइए। ये तो आपकी गोद से उतरकर रोने ही लग गया है। अरे आ रहा हूँ बेटा, 2 मिनट। अरे उर्मिला, इसे संभालो ना यार। ये कहकर कमलेश जब जाता है तो एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देती है। उसी वक्त कमलेश की मौत हो जाती है। ये हादसा देखकर उर्मिला का कलेजा फट जाता है, क्योंकि एक तरफ उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है, दूसरी तरफ उसका पति था जो दम तोड़ चुका था। अरे कोई बचाओ मेरे पति को, कोई तो देखो। कमलेश जी, अजी सुनिए, उठिए। देखिए हमारा बेटा आपके बिना नहीं रह पाएगा और ना मैं। उठिए आप, मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया? मेरा बेटा, मेरा बच्चा बिना बाप के कैसे रहेगा? उर्मिला बहुत रोती है। कुछ लोग आकर उसकी मदद करते हैं। फिर वो अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। गरीबी तो थी ही, लेकिन घर में जो पैसे थे वो भी खत्म हो जाते हैं। अपने बेटे का पेट पालने के लिए वो ईंट पत्थर तोड़ने का काम करती है। वक्त गुजरता है, संघर्ष भरी जिंदगी में वो अपने बेटे को बड़ा करती है और एक दिन वो अपनी पहली कमाई लाकर माँ के पैर छूता है और कहता है, ये देखो माँ, मेरी पहली तनख्वाह, ये सब आपके लिए है। आपने मेरे लिए पूरे जीवन बहुत कष्ट किया है और पिताजी का प्यार भी दिया है। मैं वादा करता हूँ आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैंने जो भी कमाया है सब आपसे ही सीखा है, क्योंकि आप इतनी मेहनती हो, इसलिए मैं इतना काबिल बन पाया। हाँ वो तो है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मैं जानती हूँ तू आगे बहुत मेहनत करेगा। हाँ माँ, पर अभी बहुत जोर से भूख लगी है, अब जल्दी से खाना बना दो। खाना बन गया है, आजा, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगी तेरे पसंदीदा कड़ी चावल। ये कहते ही उर्मिला अपने हाथ से राघव को खाना खिलाती है। वक्त गुजरता है, राघव मेहनत करके अच्छी नौकरी करता है, जहाँ उसकी मुलाकात सलोनी नाम की लड़की से होती है। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। राघव सलोनी को अपनी माँ से मिलाता है, जिसके बाद वो सलोनी को पसंद कर लेती है। फिर कुछ ही महीनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। सलोनी शादी के कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से काम करती है, पर फिर उसे आलस आ जाता है। ऐसे ही एक दिन उर्मिला उसे कहती है, अरे बहू, गर्मी का मौसम आ गया है, आम का अचार डालना है, तो तू जरा 4-5 किलो आम का अचार डाल देना। राघव को बहुत पसंद है। क्या माँ जी, 5 किलो आम का अचार डालूं? माँ जी, इतने सारे आम मैं कैसे छीलूंगी? फिर उनका अचार बनाओ और देख रेख करो, धूप में सुखाओ। कितना बड़ा काम है, मुझसे नहीं होगा। अरे बहू, तू तो ऐसे कह रही है जैसे पता नहीं मैंने तुझे चक्की पर आटा पीसने के लिए कह दिया हो। हाय दैया माँ जी, वो तो और भी ज्यादा मुश्किल काम है। आप मुझे कुछ आसान से काम दे दो ना। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है। चल छोड़, मैं आम का अचार बना लूंगी, ठीक है? हफ्ते भर के कपड़े हो गए हैं, तूने कपड़े धोए ही नहीं है। जाकर कपड़े धो ले अब। हफ्ते भर के कपड़े? हे भगवान, उसे धोते धोते तो मैं पागल हो जाऊंगी। माँ जी, मुझे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता मैं कपड़े धो पाऊंगी। अरे ऐसे कैसे तुझे अचानक से पेट में दर्द शुरू हो गया? अभी तो तू बिल्कुल ठीक थी। माँ जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। आप ना बाहर धोबी वाले से कपड़े धुलवा लीजिए। रहने दे, धोबी वाले को क्या बुलाऊं, मैं खुद ही साफ कर लूंगी और खाना भी खुद बना लूंगी। तू आज आराम कर। जी माँ जी। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। अब मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कमरे में जाकर चिप्स खाती हूँ और टीवी देखती हूँ। आलसी बहू ये कहकर अपने कमरे में जाकर टीवी देखती है। वहीं दूसरी ओर उर्मिला सारे कपड़े धोकर खाना बनाती है। शाम को जब राघव घर आता है तो सलोनी से मिलने रसोई में जाता है, जहाँ उसकी माँ होती है। तो राघव बोलता है, अरे माँ, आप काम क्यों कर रही हो? सलोनी कहाँ है? वो क्यों नहीं खाना बना रही?
अरे बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही खाना बना लूं। अच्छा, आप भी आराम करो माँ, आपने हमेशा ही बहुत काम किया है, मैं नहीं चाहता अब आप काम करो, ठीक है। ये कहकर राघव उर्मिला को गले लगाकर अपनी पत्नी के पास जाता है, जहां पर वो घोड़े बेचकर सो रही थी। अरे सलोनी, तुम ठीक हो ना अब? अरे आप आ गए? हाँ, मैं पहले से थोड़ा ठीक हूँ, पेट में बहुत दर्द था मेरे। अच्छा, ज्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास चलेंगे अभी हम लोग। अरे नहीं नहीं, इतना भी नहीं। अगले दिन राघव उससे उठने को कहता है, लेकिन वो उठती नहीं है। अरे सलोनी, तुम्हें कब से उठा रहा हूँ, कल रात माँ ने काम किया था, थोड़ा उठकर तुम काम कर लो। अरे मेरे लिए टिफिन बना दो यार, मुझे लेट हो रहा है। राघव, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे अभी भी कमजोरी लग रही है, तुम बाहर कैंटीन से खाना खा लेना। तभी उर्मिला टिफिन लाकर कहती है, नहीं बेटा, तू बाहर का खाना मत खाना, तेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने खाना बना दिया, मुझे पता था बहू सुबह सुबह उठ नहीं पाएगी, कमजोरी है इसलिए मैंने ही बना दिया। पर आप आराम करो माँ। अच्छा ठीक है, मुझे भी लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। वक्त गुजरता है, सलोनी धीरे धीरे इतनी आलसी हो जाती है कि अगर सास उससे कुछ बोले तो वो काम को मना करती थी या फिर बहाना बनाती थी, जिस वजह से उर्मिला खुद काम कर लिया करती थी और वो थक जाती थी। धीरे धीरे राघव को भी पता चल जाता है कि उसकी बीवी कितनी आलसी है। काम करने से और बुढ़ापे की वजह से उर्मिला कमजोर हो गई थी, उसे बुखार था। वो सलोनी को बार बार पुकार रही थी, सलोनी बहू, मुझे प्यास लग रही है, जरा एक गिलास पानी ला दे। ये तो सुन नहीं रही, मुझे ही उठना पड़ेगा। उर्मिला आवाज लगा रही थी, वहीं दूसरी ओर सलोनी अपने कमरे में हेडफोन लगाकर डांस कर रही थी। उर्मिला उठकर पानी लेने जाती है तो गिर पड़ती है। ये होता हुआ राघव देख लेता है और अपनी माँ को उठाकर फौरन बिठाने के बाद पानी पिलाता है। माँ, आप ठीक तो हो ना? अरे आप उठे क्यों? आप तो बीमार थी यार। और सलोनी कहाँ है? सलोनी, सलोनी, चलो चलो ठीक, मुझे ही देखना होगा। अच्छा माँ 2 मिनट रुकी, बस मैं देखता हूँ। राघव सलोनी को ढूंढते हुए अपने कमरे में चला जाता है, जहां पर उसे नाचता हुआ देखकर आग बबूला हो जाता है और हेडफोन उतार कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, सलोनी क्या है ये सब? वहां मेरी माँ बीमार है, तुमसे एक गिलास पानी मांग रही है और तुम यहाँ पर नाच रही हो। उनके पास तुम्हें बैठना चाहिए तो तुम यहाँ पर डांस कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? राघव, वो मुझे माफ कर दो, मैं मेरे ध्यान से उतर गया। और वैसे भी इतनी छोटी सी बात है, इस बात के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। क्या ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है? लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ को तुम्हारी जरूरत है और तुम वहां पर नहीं हो। मेरे बचपन से ही मेरी माँ ने इतना संघर्ष किया है कि मैं तुम्हें गिनवाऊं तो कम पड़ जाएंगे, और ऐसी हालत में तुमने उनसे काम करवाया ना। क्या फायदा मेरा तुमसे शादी करने का, जब मेरी माँ को ही काम करना है और तुम आराम करोगी? हाँ, नाचोगी, खाओगी, सोओगी। मैं अपने पिता को खो चुका हूँ, लेकिन माँ को नहीं खोना चाहता हूँ। समझ रही हो ना तुम? तुम्हें अगर इतना ही आलस आ रहा है ना तो एक काम करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, ठीक है? नहीं नहीं राघव, ऐसा मत करो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब से फिर कभी आलस नहीं करूंगी और माँ जी का ख्याल रखूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ना मत तुम। सिर्फ आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, और ये बात हमेशा याद रखना कि जितना तुमसे प्यार करता हूँ उतना ही अपनी माँ से भी करता हूँ। तभी सलोनी उर्मिला से माफी मांगती है और उसका ख्याल रखती है। राघव की बात से उसे अक्ल आ जाती है और अब वो आलस छोड़कर अपनी सास की तरह हमेशा काम करती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिफाली फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही होती है। अरे यार दिव्या, तू मुझे बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रही है? देख, अब मुझे तैयार होने दे, क्योंकि मुझे पार्टी में आना है और सबसे सुंदर दिखना है। अरे तुम्हें मेकअप करने की क्या जरूरत है? तू तो इतनी गोरी है, पहले ही बहुत सुंदर लगती है। अगर तू इतना लेट करेगी तो हम लोग पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। अरे तू चिंता मत कर, हम लोग पार्टी के लिए लेट नहीं होंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। चल अब मुझे तैयार होने दे। शिफाली ऐसा कहकर फोन काट देती है और शीशे के आगे खड़ी होकर गाना गाते हुए तैयार होने लगती है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तभी शिफाली की माँ आ जाती है और कहती है, हाथ में झाड़ू ले और झाड़ू लगा, क्योंकि सुंदरता का हमें अचार नहीं डालना है। इस घर में काम करने के लिए 2 लोग पहले ही हैं, मेरी प्यारी काली भाभियाँ, उनसे काम करवा लीजिए। मैं काम नहीं कर रही, मैं पार्टी में जा रही हूँ। ऐसा कहकर शिफाली पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है। हे भगवान, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, अब मैं इसको क्या ही बोलूं। चल राधा, तू ही घर के सारे काम कर ले, तुझे तो पता है
अंशिका प्रेग्नेंट है और इस हालत में वो ज्यादा काम नहीं कर सकती। अरे माँ जी कोई बात नहीं, मैं काम कर देती हूँ, आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए। ऐसा कहकर वो काम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद अचानक से अंशिका के पेट में दर्द होने लगता है। अरे दीदी कहाँ पर हो आप? कोई यहाँ पर आओ, मेरी मदद करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। अंशिका के पुकारने पर उसका पति और राधा उसके पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका चेकअप करवाते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी चीजें होती ही रहती है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप इन्हें बस अब रेस्ट करवाइए। डॉक्टर की बात मानकर वो सभी उसे वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद राधा अंशिका की अच्छे से देखरेख करती है। और ऐसे ही जब रात हो जाती है तो शेफाली रात के समय अपनी पार्टी से वापस घर लौटती है। अरे लगता है सभी लोग सो गए हैं, कोई भी दिख नहीं रहा। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, पार्टी में तो डांस के चलते मैं कुछ खा ही नहीं पाई। शेफाली रसोई में जाती है और अपने लिए खाना ढूंढने लगती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता है। तभी वहाँ पर अंशिका पानी पीने के लिए आ जाती है, जिसे देखते ही शेफाली कहती है, अरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? तुम दोनों काली मैना से घर में खाना तक नहीं बनता? चलो मेरे लिए अभी के अभी खाना बनाओ। शेफाली मैं तुम्हारे लिए खाना बना तो देती, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है। खा खाकर तुम इस घर के अंदर सांड होती जा रही हो, ऊपर से इतना पेट भी फुला रखा है। पता नहीं तुम इस घर के अंदर कहाँ से आ गई हो दोनों की दोनों। अरे तुमसे सुंदर तो कौवा भी होता होगा, तुम्हें देखते ही उल्टी करने का मन करता है। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। शेफाली बेइज्जत करके उसे वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वो राधा के कमरे में जाती है और उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। ये क्या बदतमीजी है शेफाली, क्या तुझे जरा भी तमीज नहीं है कि किसी को किस तरह उठाया जाता है? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हें इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। बदसूरत कहीं की, औकात से ज्यादा मत बोल। यहाँ पैर पसार कर सो रही है, मुझे खाना क्या तेरा बाप देने आएगा यहाँ? अगर यही बात तुम मुझसे प्यार से कह देती तो क्या हो जाता? तुम्हें तो हमेशा अपनी अकड़ ही दिखानी होती है। अरे हम तुम्हारी भाभी हैं, तुमने कभी आज तक हमारी इज्जत नहीं की। तुम जैसी काली कलूटी भाभीयों की इज्जत करना भी कौन चाहता है? अरे आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है? कोई बच्चा तुम्हें देख ले तो तुम्हें चुड़ैल समझकर डर जाए। शेफाली राधा को बहुत सी बातें सुनाती है, लेकिन फिर भी राधा उसे नजरअंदाज करके रात के समय उसके लिए खाना बनाकर उसे देती है। वो हमेशा अपनी ननद का इतना बुरा बर्ताव झेलने के बाद भी उसके साथ अच्छे से रहती है, लेकिन शेफाली को अपनी खूबसूरती का इतना घमंड था कि वो अपनी दोनों भाभियों को अपने पैरों तले रौंदती रहती थी। एक दिन शेफाली के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं। जब से कॉलेज पास किया है तब से तुम तो गायब ही हो गई हो, हाँ? आजकल कहीं दिखाई भी नहीं देती हो। अरे ये सब छोड़, ये बता तू शादी कब कर रही है? इस दुनिया के सबसे सुंदर और गोरे लड़के के साथ शादी करूंगी, किसी काले पीले लड़के के साथ शादी थोड़ी करूंगी। वैसे मेरी शादी की बात छोड़ो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर शेफाली अपनी दोनों काली भाभियों के पास जाती है और उनसे कहती है, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी कमर दुख गई होगी, चलो जाओ रसोई में जाकर मेरे दोस्तों के लिए कुछ खाने के लिए बना दो। वैसे भी सारा दिन बेकार में बैठे रहने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? शेफाली अपनी तानाशाही दिखाकर वहाँ से चली जाती है। दीदी आप यही रहो, मैं ही बना देती हूँ। वैसे भी हमारी ननद कुछ समय के बाद शादी करके यहाँ से चली जाएगी, उसके बाद तो हमें उसकी ये सारी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। तुम सही कहती हो, लेकिन चलो मैं तुम्हारे साथ रसोई में चलती हूँ। दोनों रसोई में चली जाती है और अपनी ननद के दोस्तों के लिए खाना बनाने लगती है, जिसके बाद वो दोनों खाना बनाकर शेफाली के कमरे में ले आती है, जहाँ फिर से शेफाली उन्हें बेइज्जत करके भेज देती है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता। कुछ समय बाद अमृता अपनी बेटी शेफाली की शादी करके उसे अपने ससुराल भेज देती है। ससुराल में पहले दिन से ही शेफाली का पति उसे नजरअंदाज करने लगता है। शेफाली के ससुराल में सभी लोग बहुत सुंदर थे, उनके सामने तो खुद शेफाली भी फीकी पड़ जाती है। अरे दिव्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा पति इतना सुंदर है कि उसके जितना सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी खूबसूरती के आगे मेरा पति भी फेल हो जाता है। शेफाली तू अपने ससुराल में अच्छे से रह रही है, इतना ही काफी है। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बस यही जानना था। फोन काटते ही पीछे से अनुराग आ जाता है और शेफाली से कहता है, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो घर की साफ सफाई कर लो। तुम यहाँ कोई महारानी बनकर नहीं आई हो, इस घर में आई हो तो इस घर का काम भी करना पड़ेगा। अनुराग शेफाली से हमेशा बहुत बुरे बर्ताव से बात किया करता था। ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खटपट चलने लगती है और एक दिन अनुराग शेफाली के ऊपर हाथ छोड़ देता है। ये क्या बनाया तुमने? हाँ, ऐसा खाना कौन बनाता है? अरे गली के कुत्ते भी नहीं खाएंगे ऐसा खाना, निकल जाओ यहाँ से।
और आइंदा से इतना बुरा खाना कभी बनाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आया समझ में। अपने मुंह पर तमाचा खाने के बाद शेफाली को अपनी भाभीियों की याद आ जाती है, क्योंकि शेफाली ने उनके साथ भी कुछ इसी तरह से बर्ताव किया था। शेफाली को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो अपने ससुराल से अपने मायके आ जाती है। अरे घर पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ ताला क्यों लगा है? शेफाली अपनी माँ को फोन करती है, जिसके चलते उसे ये पता चलता है कि उसका पूरा परिवार हॉस्पिटल में है। शेफाली ये सुनते ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां अंशिका के हाथों में एक बहुत प्यारा सा बेटा होता है। अरे वाह शेफाली, तुम बहुत अच्छे समय पर आई हो। देखो तुम बुआ बन गई हो। ये लो अपने भतीजे को। शेफाली अपने भतीजे को अपने हाथ में लेकर अपने दोनों भाभीियों से माफी मांगती है और अपने ससुराल में हो रहे अत्याचारों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसकी दोनों भाभीियों को बहुत बुरा लगता है और वो हॉस्पिटल से घर आने के बाद शेफाली के प्रति अनुराग को घर बुलाकर उसे बहुत प्यार से समझाती है। उस दिन के बाद से शेफाली की जिंदगी अच्छी खासी बीतने लगती है और अब उसे अपनी खूबसूरती का कोई घमंड नहीं होता है, जिसके चलते वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।